Studyplexity JPSC and BPSC। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडीप्लेक्सिटी चैनल। मेरा नाम सुजय सुकोमल है और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, याद करिएगा, एग्रीकल्चर के रूप में। और एग्रीकल्चर में मैंने आपको खरीफ क्रॉप्स बताए थे, झारखंड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, ये सब चीजें समझाई थी, याद करिएगा। आज के वीडियो में वही पार्ट 2 हम कवर करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितनी प्रतिभूमि अवेलेबल है झारखंड में, कितना लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा क्रॉप्स कहाँ पर सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। कुछ चीजें मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था राइस के संदर्भ में, याद करिएगा। और साथ ही हम और भी चीजें, जैसे जीएसवीए क्या होता है, आईएआरआई कहाँ पे स्थापित हुआ, साथ ही रेशेदार फसल किसे बोलते हैं झारखंड में, नेट सोन एरिया, ट्रेंड्स और भी बाकी चीजों पे बात हम करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में हम, जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि खारीफ, रबी और जायद क्रॉप्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले देख लीजिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। उसके बाद हम इस लेक्चर में जो भी क्लासेस मेरी रही है अभी तक, खासकर रॉक्स मैंने आपको पढ़ाया, उससे पहले भूगर्भिक संरचना बताई। अब आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन चुका है कि आपको पता है कि झारखंड के किस भूमि पर क्या उगाया जा सकता है, कौन सा मिट्टी पाया जाता है, उस मिट्टी अगर पाया जाता है तो उसके पीछे कौन सी चट्टानें हैं। तो सभी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। 3-4 क्लासेस जो बैक की हैं, जैसे सॉइल्स मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता है कितने प्रकार की मिट्टी होती है। मैंने आपको रीजंस बताए कहाँ पर वो मिलता है, ये सब चीज आपको पता है। रॉक्स भी मैंने आपको पढ़ाया है। वहीं पर लास्ट क्लास में याद करिएगा, जब सॉइल्स में पढ़ा रहा था लास्ट के लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि जो मिट्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल लाल मिट्टी आयरन और पोटाशियम में रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन में कमजोर होती है, नहीं पाया जाता है नाइट्रोजन। तो उस बेसिस पर एग्रीकल्चर कैसे डिपेंड करता है, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह चार्ट याद हो गया तो इस चार्ट से ही सिर्फ पढ़कर आप पीटी के क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इस पर मैं लास्ट में आऊंगा, तब तक मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं जहां मैंने पिछला वीडियो छोड़ा था, तो मैं वहीं पर आता हूं। मैंने आपको 3 प्रकार की फसलें बतलाई थी, याद करिए। 3 प्रकार की फसलें किन सीजन्स में उगाई जाती है, मैंने क्रॉपिंग सीजन आपको बताया था, खरीफ, एक रबी और एक जायद। जिसमें खरीफ हमने देख लिया था कि खरीफ हम तब उगाते हैं जब भारत में मानसून आता है। और मानसून भारत में कब आता है? जून के महीने में स्टार्ट होता है केरल में आना। तो मानसून जब आता है और झारखंड में जब प्रवेश करता है, मैंने क्लाइमेट ऑफ झारखंड में वो भी चीज बताया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जून जुलाई के महीने में झारखंड में धान की खेती होती है। उसके अलावा जो भी अदर खरीफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको मेज के बारे में पढ़ाया, मक्का के बारे में पढ़ाया, उन सब चीजों को मैंने डिटेल में आपको कवर किया। मिलेट्स में भी मैंने आपको रागी के बारे में, मड़ुआ के बारे में पढ़ाया। कुछ मिलेट्स मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि वो खरीफ भी होते हैं और रबी भी होते हैं, यानी दोनों टाइम पर वो उगाए जा सकते हैं। अक्टूबर दिसंबर में भी रोपे जा सकते हैं और उनका हार्वेस्ट अप्रैल जून में भी होता है। तो इस लेक्चर में मैं रबी क्रॉप्स के बारे में स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, रबी क्रॉप्स वही होते हैं जिनको बैसाखी फसलें कहा जाता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बैसाखी फसलें कहा जाता है, इनको काटा जाता है अप्रैल से जून के महीने में, इनको बोया जाता है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, इसी दौरान इनको बोया जाता है। जैसे खरीफ क्रॉप में मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार की खरीफ क्रॉप झारखंड में होती है, एक भदई और दूसरी अघनी। लेकिन जब रबी की बात करें तो वैसा कोई इसमें डिविजन्स नहीं होता है। तो रबी क्रॉप्स झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो आपके लिए बनाऊंगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से प्रमुख फसलें हैं रबी क्रॉप्स की जो झारखंड में देखी जाती है। तो सबसे पहले रबी क्रॉप जब आपके जहन में आए तो आपको याद होना चाहिए कि रबी क्रॉप्स, अगर हम कंपेयर करें रबी क्रॉप्स को, अगर हम कंपेयर करें खरीफ क्रॉप से, तो इन जनरल रबी क्रॉप्स को पानी की मात्रा कम होगी, आवश्यकता कम होगी। जैसे धान को ज्यादा होती है, इसी कारण हम उसको मानसून में लगाते हैं, क्योंकि उसका डिपेंडेंसी है मानसून पर। इस चीज को समझिएगा। वीट का भी डिपेंडेंसी है मानसून पर, उतना नहीं है जितना धान का है, राइस का है। तो वीट उन क्षेत्रों में उगाया जाता है भारत के, जो नॉर्थ वेस्ट आपको दिखता है, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर यह उगाया जाएगा। अब ये रबी क्रॉप्स में वीट आते हैं, मस्टर्ड आता है, सरसों आता है जो कि तिलहन के कैटेगरी में आता है, गेहूं आता है, चना आता है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है झारखंड में भी जो उगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वीट की मैं बात करूं तो पलामू का जो रीजन है वहां पे उगाया जाता है। इसी में पल्सेस भी आता है, दलहन भी आता है, और दलहन भी पलामू के क्षेत्र में आपको देखा जाएगा कि उगाया जाता है। तो आइए इसको एक एक करके हम देखते हैं। साथ ही मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे के भी जो डेटा है वो सब इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, हिंदी और इंग्लिश एस्पिरेंट्स दोनों। अब हम देखेंगे कि जैसे ही सबसे पहला प्रमुख फसल है रबी क्रॉप्स का, क्योंकि रबी क्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बतला दिया कि जनरली अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इनकी रोपाई होगी, इनकी कटाई होगी अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में। जनरली यही इसका ट्रेंड होता है रबी क्रॉप्स का। और भारत में जो सबसे प्रमुख भी है फसल, उसको हम बोल सकते हैं गेहूं है। तो गेहूं जो फसल है वो झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें या फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, उसके पहले कंडीशंस को हम देखेंगे, क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट पहले समझाया है। तो कॉन्सेप्ट देखें तो धान के मुकाबले इसको उतनी रेनफॉल की आवश्यकता नहीं होगी, 50 से 75 सेंटीमीटर ही रेनफॉल इसको आवश्यकता होगी।
और धान में आपको याद होगा कि एबव 100 सेंटीमीटर था। इवन टेम्परेचर याद करिए कि 27 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर था राइस के लिए, लेकिन यहाँ पर उतना टेम्परेचर नहीं होता है। एक मॉडरेट क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, यानी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी या फिर ह्यूमिडिटी की आवश्यकता इसको नहीं होगी। इसलिए भारत के जो आपको दिखता है, भारत के इन कोनों पे ज्यादा वीट गेहूं उगाया जाता है। इसलिए हरित क्रांति जब आई, हरित क्रांति स्वामीनाथन ने लाया भारत में, विदेश में मैंने आपको बताया था नॉर्मन बोरलॉग ने लाया था। तो वैसे ही हरित क्रांति जब आई तो इस रीजन को ही टिक किया गया, वन ऑफ द रीजन था। और भी बहुत सारे रीजन है, हम अपने पूरे कोर्सेज में इस पे डील करेंगे। ये पीटी का कोर्स है तो यहाँ पे फिर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं मेंस रिलेटेड यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी को आप समझिएगा। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं यह रीजन में उगाया जाता है, तो इस रीजन में ज्यादा बारिश होगी कि इस रीजन में ज्यादा बारिश होगी? ऑब्वियस सा बात है कि जब मानसून विंड्स आता है, टकराता है हिमालय से, इन रीजन से गुजरता है, फिर यहाँ तक पहुंचता है। तो जब समुद्र से मॉइस्चर लेके जा रहा है तो इस रीजन में ज्यादा बारिश होगी। जैसे जैसे वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है बारिश कम होती है, यह फैक्ट है। मानसून में आप पढ़ते हैं तो मॉडरेट रेनफॉल या फिर आप कह सकते हैं मॉडरेट टेम्परेचर भी, क्योंकि इस रीजन में उतना ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता इसको नहीं होगी, ह्यूमिडिटी इधर थोड़ा ज्यादा रहता है। ये सब कुछ कंडीशंस हैं, ये आप याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। साथ ही ये किन रीजन्स में उगाया जाता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, खासकर पंजाब का जो रीजन है, हरियाणा का जो रीजन है, जो आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन है, ये सब रीजन है जहाँ पे ये अच्छे खासा मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा भी ये उगाया जाता है दक्कन में भी, जो भारत का ये डेक्कन प्लेटू है, यहाँ भी कहीं कहीं ब्लैक सॉइल मिलता है, काली मृदा मिलती है, आपको पता है, वहां भी ये उगाया जाता है। तो दक्कन में भी ये उगाया जाता है। अब झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे, इसको लिख ही लीजिए आप, दक्कन में ये ब्लैक सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में उगाया जाएगा, जहां जहां काली मृदा पाई जाएगी। और ये इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश भी। तो अब दक्कन में तो ये पाया जाता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में जो ये पाया जाता है इस वाले रीजन में, तो यहाँ पे गंगा गंगा नदी जो बह रही है, और सतलज, सतलज एक इंपॉर्टेंट नदी है, मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो गंगा और सतलज के प्लेन्स में जनरली जहां जहां गंगा और सतलज का प्लेन रहेगा, वहां वहां हमें दिखेगा कि गेहूं अच्छे मात्रा में उगाया जाता है। जब मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे मात्रा में उगाया जाता है तो और कहीं नहीं उगाया जाता है ऐसा मत समझ लीजिएगा। प्रमुख रूप से हम बात करते हैं, ज्योग्राफी में फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। अब झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे झारखंड में कहाँ उगाया जाता है, तो पलामू का रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पलामू कहाँ में है, मैप पर मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में, पहले इस चीजों को समझ लीजिए। पलामू के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उगाया जाएगा, उसके बाद ये उगाया जाएगा हजारीबाग में, जो डेटा कहता है इकोनॉमिक सर्वे का, और फिर गोड्डा में। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हजारीबाग में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, फिर मैच द फॉलोइंग में डाल देगा। तो इस चीज को आप, ट्रेंड को हमेशा याद रखिएगा। लास्ट में भी मैं ट्रेंड आपको लिखवा दूंगा। अब नेक्स्ट क्रॉप पे जैसे ही हम जाएंगे तो आपको पता है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है रबी में, उसमें पल्सेज आता है, यानी दलहन जिसे हम बोलते हैं। दलहन बहुत प्रकार का होता है भारत में, और यह वेजिटेरियन लोग के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है, क्योंकि वेजिटेरियन लोग एनिमल फूड नहीं कंज्यूम करते हैं, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही पल्सेज एक ऐसा क्रॉप है जो कि कम पानी में भी उगाया जा सकता है। तो कुछ क्रॉप होते हैं जो वाटर इंटेंसिव होते हैं, जिन्हें वाटर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, वाटर इंटेंसिव कौन हो गया, राइस हो गया, धान हो गया, सुगर केन हो गया, ये सब वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिनमें वाटर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं भारत में जिनको वाटर की आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल पल्सेज हो गया, दाल हो गया, मिलेट्स हो गया, जैसे मैंने रागी पढ़ाया था आपको। ये सब कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको वाटर की आवश्यकता बेहद कम होगी, तो लीस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप होते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारा चांसेस है कि झारखंड, बिहार के में भी इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यूज उठा के पूछ देता है। मैं पीवाईक्यूज के वीडियो भी लाऊंगा, वहां पे आपको दिखलाऊंगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि इनको वाटर की आवश्यकता बहुत कम होगी, वाटर की आवश्यकता इनको बहुत ज्यादा होगी नहीं, इसलिए एक मिनट। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब वाटर की आवश्यकता कम होगी तो लेस मॉइस्चर में भी ये अच्छे खासे उगाए जा सकेंगे, जिस कंडीशंस में, जहां जहां भारत की भूमि एक जैसी तो है नहीं। आपको भी पता है कि भारत में कहीं पर पानी अधिक है, रिवर्स कहीं पर आके गिरते हैं, तो कहीं पर सूखा भी पड़ता है। तो जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, चाहे वो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, कहीं कहीं आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, यूपी का वेस्टर्न यूपी हो, तो जहां जहां भी सूखा पड़ेगा वहां के लिए बहुत उपयुक्त क्रॉप हो जाएगा। और झारखंड में भी आपको पता है कि बहुत सारा भूमि ऐसा है जहां पे बंजर है, बंजर भूमि है 7% के आसपास। उसके अलावा बहुत सारा आपको दिखेगा कि वहां पे सूखा ग्रस्त इलाका है, इवन बिहार में भी। तो लेस मॉइस्चर जहां जहां आपको दिखेगा, क्योंकि रेनफॉल एक जैसा है नहीं, समानता वर्षा होती नहीं है समान रूप से। उसके अलावा इन क्रॉप्स के पास स्पेशल टाइप के रूट्स होते हैं जिनको डीप रूट्स भी बुलाता है, इसीलिए ये जमीन के नीचे तक जाते हैं, नीचे तक फैले रहते हैं। जहां कहीं से भी मॉइस्चर की कम भी मॉइस्चर रहता है, वहां से भी खींच लेते हैं मॉइस्चर। तो इसलिए ये ऐसे डिजाइंड है। प्रकृति हमें अगर कुछ चीज छीनती है तो कुछ चीज देती भी है, इस चीज को समझिएगा। अगर आपका मान लीजिए कोई एक सेक्शन एग्जाम में खराब भी चला जाता है तो घबराइएगा नहीं, पेपर बनाते रहिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट सेक्शन के 15 में से 15 सवाल आपके बन जाए।
तो इस चीज को समझिएगा कि रूट डीप रूट्स इनके पास होता है, लेस मॉइस्चर कंटेंट में भी ये ग्रो कर सकते हैं, लीस्ट वाटर इंटेंसिव होते हैं, वाटर की आवश्यकता कम होती है, वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के ही कॉन्टेक्स्ट में साथ में ही कवर करा रहा हूँ। इनको लेग्यूमिनस क्रॉप बोलते हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप इनको बोलते हैं क्योंकि इनके रूट्स में जो होते हैं ना, जड़ में स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको राइजोबियम बैक्टीरिया भी बोला जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया करते क्या है, तो आपको ही पता है कि हवा में नाइट्रोजन होता है जनरली, तो हवा से नाइट्रोजन को लेकर वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं आपको एमोनिया में, NH3 आपने सुना हो। तो ये स्पेशल क्वालिटी होती है। और आपको पता है कि अगर किसी मिट्टी के पास अगर नाइट्रोजन है तो उसमें क्रॉप बहुत अच्छा उगेगा। तो उसके रूट्स में ही जमीन पर मृदा के आसपास वो बैक्टीरिया रहेंगे, फिक्सेट करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करेंगे जिससे नाइट्रोजन मिल जाता है। इसलिए इन क्रॉप्स को, पल्सेस, दलहन के जो भी खेती होती है, इनको बहुत बार ऐसे भी इन खेतों में उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर राइस उगाया जाता है तो एक बार एक सीजन के बाद पल्स उगा दिया जाता है उसी खेत पर, ताकि नाइट्रोजन अगर कमी हो गई है सॉइल में तो ये बैक्टीरिया का रोल ही है कि वापस नाइट्रोजन को फिक्स कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, साइंस में भी आता है और ज्योग्राफी में भी आता है। अब इतना चीज जब आपने पल्सेस के बारे में समझ लिया है तो इसके कुछ टाइप्स भी हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। इनके टाइप्स बहुत सारे, जैसे आपको अरहर का दाल मिलता है जिसे तूर दाल भी बोलते हैं, जैसे मसूर का दाल मिलता है, चना का दाल मिलता है, मूंग का दाल मिलता है, उड़द का दाल मिलता है। इतने प्रकार के दाल होते हैं। जैसे हम ईस्टर्न बिहार के, मैं पटना का रहने वाला हूँ, तो जनरली मेरा बचपन बीता है या तो मसूर का दाल मैंने खाया या अरहर का दाल। तो इस चीज को समझिएगा कि बहुत सारे पल्सेस होते हैं, उसके प्रकार होते हैं। झारखंड में अगर हम स्पेसिफिक आए तो पल्सेस में बेसिकली आपको दिखेगा, यहीं पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चना, अरहर और मसूर। जनरली ये दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि अरहर मसूर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा ये तीनों के बाद, लेकिन तीनों जनरली आपको देखने को मिलेंगे। चना भी मिलेगा, अरहर भी मिलेगा, मसूर भी मिलेगा। और ये तीनों के तीनों आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? पलामू डिवीजन में। पलामू का जो क्षेत्र है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक चीज तो पता चल गया कि वीट के केस में भी, गेहूं के केस में भी पलामू वन पे है, और पल्सेस के केस में भी पलामू वन पे। इसलिए इसको अन्न का कटोरा बोल दिया जाता है, इसको दलहन का भी कटोरा बोल दिया जाता है। तो पलामू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। पलामू एक ड्राई रीजन भी है, वहां उतनी ज्यादा वर्षा होती नहीं है, इसीलिए क्योंकि लेस वाटर सेंसिटिव है। तो भले ही उस रीजन को भगवान ने कुछ चीजें कम दी है, लेकिन उसके लिए वरदान भी है कि वो दाल इतना प्रोड्यूस कर रहा है कि झारखंड में एक प्रोटीन सोर्स को अवेलेबल करा पा रहा है। इस चीज को भी आप समझिएगा इस चीज से। अब आपको दिखेगा कि पल्सेज, जब मैंने आपको खरीफ और रबी पढ़ाया था तो रबी में मैंने आपको बताया था कि ये रबी क्रॉप है, लेकिन इसमें कुछ पल्सेज ऐसे भी होते हैं जो खरीफ क्रॉप भी होते हैं। जैसे अरहर खरीफ भी होता है, रबी में आपको दिखेगा जनरली मूंग दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, ये सब रबी क्रॉप हो जाते हैं। तो कुछ कैटेगराइजेशन होता है, तो जनरली इस पे क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे पूछेगा नहीं। स्टेटमेंट में आप याद रखिएगा, आपसे पूछ जरूर सकता है कि क्या सभी दलहन, सभी पल्सेज खरीफ होते हैं, तो गलत हो जाएगा, या फिर सभी रबी होते हैं, क्योंकि दोनों होते हैं। पल्सेज आर ऑल्सो खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप बोथ। इनके जो कैटेगराइजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं कि कौन सा रबी होता है, कौन सा खरीफ होता है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे पल्सेज से, तो हमें देखने को मिलेगा, पल्सेज हमने समझ लिया, रबी में हमने वीट समझ लिया है, डिवीजन भी समझ लिया है। मैप पे जब दिखाऊंगा तो आपको ऑर्डर भी दिखा दूंगा, लिखा दूंगा लास्ट। अब मिलेट्स पे आते हैं। मिलेट्स में भी सिमिलरली वही चीज होता है। मिलेट्स की जब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज छूट गया, मैं आपको बतलाता हूँ। पल्सेस में आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा ऐसा रीजन है भारत में जो सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है, तो इसको आप नोट डाउन जरूर करें। इन इंडिया, तो इसको आप नोट डाउन आपने ऑलरेडी कर लिया कि फर्स्ट स्टेट पे आता है मध्य प्रदेश। अगर हम वर्ल्ड में बात करें कि पल्सेस सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रख सकते हैं। कहाँ पर पल्सेस सबसे ज्यादा? झारखंड में होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, पलामू का जो डिवीजन है। इसके अलावा वीट का भी बतला देता हूँ, इससे पहले वीट में भी वो चीज छूटा था। वीट में अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा वीट प्रोडक्शन करता है भारत। और भारत की अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना इन द टर्म्स ऑफ वीट, गेहूं। क्योंकि इसका भी रीजन है, इंडिया के ऊपर चाइना है, तो इंडिया से कम हार्श टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर जो मैंने यहाँ पे लिखाया था, मॉडरेट टेम्परेचर चाइना में मिलेगा। तो चाइना का लैंड जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा। तो कैसे क्लाइमेट इज डिटरमाइनिंग एवरीथिंग, आपको लास्ट में जब हम आएंगे उस स्लाइड पे रॉक सॉइल्स वाला, तो आपको मैं वहां पे चीजें समझा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, जहां पे हम मिलेट्स पे पहुंचे थे। आपको भी याद है मिलेट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बतलाया था कि मिलेट्स में, याद करिएगा, मैंने आपको रागी के बारे में पढ़ाया था। रागी यानी मड़ुआ,
और रागी को एक नाम से भी जानते हैं, उसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, फिंगर मिलेट। क्या बोलते हैं इसको? फिंगर मिलेट। वैसे ही रागी के अलावा एक बाजरा का नाम आपने सुना होगा, ज्वार का नाम सुना होगा, जिसे सोरगम भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, नोट डाउन आप कर सकते हैं। बाजरा को हम पर्ल मिलेट बोलते हैं क्योंकि इनके साइज के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। फिंगर टाइप देखने में है, ये बाजरा मोती जैसा देखने को मिलता है। और एक होता है कैटेगराइजेशन, मिलेट का कैटेगराइजेशन है, जैसे दाल में हमने देखा अरहर मसूर, मेनली मेजर रूप से। और भी होता है, गोंदली होता है, अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मेजर यही होता है। जब झारखंड में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ और सब होते हैं। मिलेट्स का भी कुछ कैटेगराइजेशन है और फीचर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी लीस्ट वाटर इंटेंसिव होते हैं, इसलिए जहां पे वाटर नहीं मिलेगा जिन क्षेत्रों में भारत में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि ये अच्छे तरीके से उगाए जा सकेंगे। इनके पास भी स्पेशल क्वालिटी दी रखी हुई है प्रकृति ने, भगवान ने, वो है डीप रूट्स की। पर इनके पास लेगुमिनस वाली प्रॉपर्टी जनरली नहीं होती है, जो पल्सेज में होती है, जो मैंने आपको बैक्टीरिया वाला चीज पढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्राई रीजन्स में या सेमी एरिड रीजन्स में जनरली उगाए जाएंगे। इसीलिए भारत में सबसे ज्यादा मिलेट्स प्रोड्यूस होता है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि भारत में बहुत सारा ऐसा भूमि है जो कि पथरीला है, बंजर है, बीहड़ है। तो इस चीज को समझिएगा, चाहे वो चंबल के आसपास का रीजन हो मध्य प्रदेश में, चाहे वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन हो, चाहे वो आपका झारखंड का कुछ रीजन हो वहां पर, या फिर साउथ में कुछ रीजन हो जहां पे जनरली बारिश उतनी नहीं होती है, तो वहां पर भी इजिली, ये गुजरात वाला रीजन हो, कुछ राजस्थान वाला रीजन हो, वहां पर भी मध्य प्रदेश वाला रीजन, वहां पे इजिली उगाया सकते हैं। इंडिया ने एक लीप ले लिया है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वहीं पर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा मिलेट प्रोड्यूस करता है, अगर हम होलिस्टिक बात करें, तीनों के टर्म में बात करेंगे, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इंडिया में राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मिलेट्स को। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बाजरा मैंने लिखा था, राजस्थान इन टर्म्स में होलिस्टिक विचारधारा की बात करेंगे तो रागी, बाजरा, जवार, ज्वार जो है उसमें सबसे ज्यादा लीडिंग है भारत में। वहीं पर इंडिया इज द लार्जेस्ट लीडिंग इन द वर्ल्ड, ये तो आपने नोट डाउन किया। बाजरा के केस में भी राजस्थान, अगर अलग से आपसे पूछता है तो राजस्थान ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इसको पर्ल मिलेट भी बोलते हैं और इसकी खासियत है कि जनरली सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी होती है, वहां पर ये उगता है। इसलिए झारखंड में भी ये आपको उगता हुआ दिखेगा। मैंने रेतीली मिट्टी आपको पढ़ाया था, याद करिएगा कहाँ पर मैंने आपको रेतीली मिट्टी पाई जाती है पढ़ाया था। सैंडी सॉइल या फिर जहाँ पे सैलो ब्लैक सॉइल मिलेगा, काली मृदा मिलेगी, वहां पे भी जनरली ये पाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं रागी, रागी का मैंने लास्ट ही वीडियो में आपको बताया था कि हजारीबाग और रांची के आसपास ये सबसे ज्यादा झारखंड में पाया जाता है। लेकिन आज बता दूं मैं, रागी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कर्नाटका में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी मिट्टी में उगाया जा सकता है, जैसे रेड सॉइल, जैसे कि राजस्थान के पास, सॉरी झारखंड के पास है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। इसके अलावा ब्लैक सॉइल में भी ये उगाया जा सकता है, लोमी सॉइल में भी ये उगाया जा सकता है। तो इस तरह से रागी हो गया। उसके बाद बचा ज्वार। ज्वार आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र का जो रीजन है वहां भारत में सबसे ज्यादा यह उगाया जाएगा और यह मॉइस्ट कंडीशंस में जनरली उगाया जाएगा। मॉइस्ट कंडीशंस वाला जो मिट्टी होगा, जनरली थोड़ा मॉइस्चर, तो इन दोनों के मुकाबले ज्यादा मॉइस्चर वहां पे होगा, तो वहां पे दिखेगा हमें महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा उगाया जाएगा। अब एक कैटेगरी है, आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा ले जाऊं तो आप समझिएगा इस चीज को कि इन क्रॉप को ज्यादा इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती। इस क्लास के लास्ट में हम इरिगेशन का भी कुछ टॉपिक देखने वाले हैं, कहाँ झारखंड में इरिगेशन होता है। तो आप देखिएगा कि इरिगेशन के मामले में ये ज्यादा नहीं उगाया जाएगा, मतलब इरिगेशन की आवश्यकता इसको उतनी नहीं पड़ेगी सिंचाई की। जैसे राइस को सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है, वीट को पड़ जाती है, लेकिन इरिगेशन, ये ऐसे कुछ क्रॉप है मिलेट्स जिनको वाटर की आवश्यकता नहीं है, तो इरिगेशन की भी, सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, सोलली डिपेंडेंट होते हैं मॉनसून पर। इसीलिए इनको बोला भी जाता है कि जहाँ पे मॉइस्चर वेस्चर है थोड़ा बहुत, तो रेनफेड क्रॉप्स टाइप के ये बोले जाएंगे। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि इससे पहले, मिलेट से पहले मैंने पल्सेस पढ़ाया था, वो भी एक प्रकार का रेनफेड क्रॉप। इतना चीज जब आपने समझ लिया है, मिलेट्स में कुछ क्रॉप्स होंगे जो आपके जनरली आपको देखने को मिलेगा कि खरीफ भी होंगे, कुछ क्रॉप होंगे जो रबी भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ज्वार और जो रागी है, यह दोनों खरीफ में भी उगाए जाते हैं भारत में, और रबी के तौर तरीके से भी उगाए जाते हैं। कहीं पर सदर्न स्टेट्स में ये रबी क्रॉप्स के रूप में उगाए जाएंगे, कहीं पर ये खरीफ क्रॉप के भी उगाए जाएंगे। लेकिन अगर इन जनरल आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिलेट्स जनरली रबी है इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जनरली खरीफ क्रॉप्स ही होते हैं। अब उगाने जाने के लिए ये एज रबी क्रॉप्स भी भारत में उगाए जा रहे हैं, बस इस चीज को आप समझिएगा। साथ ही रागी का जो रीजन है झारखंड में, आप नोट डाउन करें, हजारीबाग और पलामू का जो रीजन है, सॉरी हजारीबाग और रांची का जो रीजन है, वहां पे रागी क्रॉप्स जनरली आपको उगाया जाता हुआ दिखेगा। बाजरा और ज्वार, ज्वार पे हम आते हैं
तो ये अलग-अलग रीजन्स में झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, जब मैं मैप पर आपको चीज़ें समझाऊँगा। तो अभी तक मैंने आपको बतला दिया है कि जो आपके क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स में कुछ क्रॉप्स इसमें भी रबी आते हैं, जैसे मैंने आपको रागी और ज्वार के बारे में बताया है। तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। उसके अलावा पल्सेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, खरीफ में मिलेट्स भी पढ़ाया, उसके अलावा व्हीट भी पढ़ा दिया। अब आते हैं कुछ एक्चुअल डेटा और फैक्ट्स पे, जहाँ से झारखंड में आपसे क्वेश्चंस पूछने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर एक शुगर केन के बारे में थोड़ा बच गया है, मैं चाहता हूँ कि आपको शुगर केन के बारे में भी पढ़ाऊँ। शुगर केन देखिए, भारत में अगर आपको दिखेगा तो भारत में यूपी वाला जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा यह उगाया जाता है, और महाराष्ट्र वाला जो रीजन है। बाकी भी बिहार, झारखंड में उगाया जाता है, लेकिन मोस्टली आपको यूपी और महाराष्ट्र वाले रीजन में उगाया जाएगा। शुगर केन के बारे में आप नोट डाउन करिएगा कि यह बहुत ज़्यादा वाटर इसको चाहिए होता है। ये ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए महाराष्ट्र वाले रीजन में जब इसकी खेती होने लगी, क्योंकि इसकी जो क्लाइमेट कंडीशन है वो सूटेबल है महाराष्ट्र से भी। इसको जनरली आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के ऊपर अलग टाइप का जलवायु मिलता है भारत में, और कर्क रेखा के नीचे अलग टाइप का जलवायु मिलता है। लेकिन ट्रॉपिकल जलवायु यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु, और ऊपर में जो मिलता है आपका सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, दोनों में यह अच्छे तौर तरीके पे उगाया जाता है। इसलिए कभी आप महाराष्ट्र जाइएगा, वहाँ का गन्ना का जूस पीजिएगा तो अलग टेस्ट आएगा, यूपी के गन्ना का जूस पीजिएगा बिहार का तो अलग टेस्ट आता है, ड्यू टू राइपनिंग जैसे उसका ये होता है। लेकिन इसको हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैंने पढ़ाया था कि कुछ ऐसे फसलें होती हैं जो कि प्रॉफिट के लिए उगाई जाती है। जैसे गन्ना की आपने खेती कभी की होगी या देखी होगी, तो गन्ना का फसल जब कटता है तो तुरंत उसका सेल आउट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपने उसको 10 दिन भी रख दिया, 5 दिन भी रख दिया तो सड़ जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसलिए उसके आस-पास ही देखने को मिलेगा कि आपको गन्ना का मिल्स, चीनी मिल्स जो होते हैं, शुगर मिल्स स्थापित किए जाते हैं। और क्योंकि ये एक वेट इंटेंसिव भी है, ट्रक से ढोकर आप ले जा रहे हैं तो ज़्यादा दूर आप इसको ले जाएँगे, उसमें खराब होगा, पेरिसेबल आइटम, समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को, ज़्यादा टाइम तक आप इसको कंज़र्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें शुगरकेन से जुड़ी है। ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, तो चांसेस है कि जेपीएससी और बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा। शुगरकेन के बारे में रीजन्स आपको मैंने बतला दिया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, जहाँ पे झारखंड के बारे में हम डिटेल्स में चीज़ों को देखते हैं। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे यहीं पर, कि हजारीबाग और पलामू का जो रीजन है वहाँ पे जनरली शुगरकेन ज़्यादा उगाया जाता है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट। राइस के केस में हमने देखा था, अब झारखंड पे हम बात कर रहे हैं तो सिंहभूम, उसके बाद आपका रांची था, और उसके बाद गुमला था। ये टॉप 3 मैं आपको बतला रहा हूँ, नोट डाउन आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है। राइस जो धान था, ये कौन सा क्रॉप था? तो ये खरीफ क्रॉप था। अब हम डिटेल में सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं और झारखंड के संदर्भ में आपसे बात करेंगे, क्योंकि हमने खरीफ और रबी क्रॉप्स देख लिया है। तो राइस का आप नोट डाउन कर सकते हैं। व्हीट हमने देखा था। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता था? पलामू वाला क्षेत्र था। उसके बाद कौन सा क्षेत्र था याद करिएगा? हजारीबाग था। उसके बाद आपको याद होगा कौन सा क्षेत्र था? तो गोड्डा था। ये 3 क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। अभी शुगरकेन का मैंने आपको पढ़ाया जस्ट हजारीबाग और पलामू में सबसे ज़्यादा ये जनरली आपको उगाया जाएगा। पल्सेस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पलामू में। पल्सेस के अलावा याद करिए, मैंने एक चीज़ और आपको पढ़ाया था, व्हीट। ये भी पलामू ही है, इसीलिए इसको दलहन का कटोरा या अन्न का कटोरा, गेहूँ से रिलेट किया जाता है। मेज़ पर आते हैं, मेज़ आपको पता है। मेज़ में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये खरीफ क्रॉप है, याद करिएगा ये भी खरीफ क्रॉप था। घेरा है मैंने खरीफ को, राइस को, मेज़ को, ये दोनों खरीफ क्रॉप है। व्हीट और पल्सेस क्या है? रबी क्रॉप है। तो पलामू, यहाँ पे हजारीबाग है, यहाँ पे गोड्डा है। तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि ये हजारीबाग में, सेकंड नंबर पे हजारीबाग में ही रहेगा, और थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा कि गोड्डा की जगह गिरिडीह आ जाता है। तो इसका सीक्वेंस याद आप रख सकते हैं, पलामू हजारीबाग सेम ही है व्हीट मेज के कॉन्टेक्स्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा आप रटने का भी कोशिश करें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है, गोड्डा की जगह बस गिरिडीह आ गया है। अब एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि वाइल्ड सीड जो तिलहन होता है, इसको आपको डिटेल में नहीं जानना है, बस झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि वाइल्ड सीड्स में झारखंड में सरसों, जिसको हम मस्टर्ड बोलते हैं, उसके बाद तीसी और सरगुजा, ये 3 प्रकार के उगाए जाते हैं। और ये भी पलामू डिवीजन में सबसे ज़्यादा, पलामू डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा ये उगाया जाएगा। पलामू डिवीजन के आसपास ये सबसे ज़्यादा उगाया जाएगा। अब इसको आप लिख ही लीजिए, गढ़वा, लातेहार वाला रीजन है, और ये सब रीजन आपके दिमाग में आ रहा होगा। कहाँ पर है मैप पर मैं दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें कनेक्ट भी करा दूंगा। अब ये तिलहन के बारे में मैं आपको बता दूं कि तिलहन जनरली आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे प्रकार का होता है भारत में। जैसे सरसों का तेल हम यूज करते हैं, कोकोनट का तेल यूज करते हैं, सीसम का यूज करते हैं, और भारत में जनरली आपको देखने को मिलेगा कि भारत में आपको ये खरीफ क्रॉप के वजह से ग्राउंडनट जो मूंगफली आपको देखने को मिलेगा, वो सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। गुजरात वाले एरिया में सबसे ज्यादा उगाया जाता है।
कौन सा कंट्री वर्ल्ड में ऑयल सीड्स के मामला में भी हम देख लेते हैं, तो ऑयल सीड्स में सबसे ज़्यादा कौन उगाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना सबसे ज़्यादा ये उगाता है। इसके अलावा ऑयल सीड्स में ही अगर आप देखिएगा तो सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा सरसों। सरसों में मस्टर्ड जो है वो राजस्थान में भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाएगा, और अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो अभी नेपाल में सबसे ज़्यादा उगाया जा रहा है। और आपको देखने को मिलेगा शुगर केन एक छूट गया था जो मैंने आपको बतलाया था, तो इंडिया में ब्राज़ील के बाद इंडिया द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। तो इस तरह से सभी का हमने देख लिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने पल्सेस का देख लिया, हमने मेज़ का देख लिया था, व्हीट का देख लिया, राइस का देख लिया, ऑयल सीड्स में देख लिया हमने। तो ऑलमोस्ट हमने एग्रीकल्चर में जितने भी क्रॉप्स हैं, सभी को झारखंड में भी देख लिया है, सभी को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लिया है, किस रीजंस में उगाया जाता है, क्यों उगाया जाता है। अब आते हैं कि क्यों उगाया जाता है, जब हम इसको कोरिलेट करते हैं चीज़ों से, तो अब हम उस मैप पर आ रहे हैं जहाँ पर चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब इस मैप पर ही हम समझते हैं, मैंने आपको डिविजन्स पढ़ाया था, याद करिएगा कि मैंने आपको 3 डिविजन्स पढ़ाया था, जिसमें नॉर्थ वाला जो पार्ट झारखंड का और यह जो ईस्ट वाला पार्ट है उसका एक प्लेटू बना हुआ था, पठार बना हुआ था, इसमें बहुत सारे जिले आते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न प्लेटू है जो अलग है, और एक साउथ ईस्टर्न प्लेटू है, नीचे वाला जो कोल्हान का डिवीजन है। अब इसमें अलग अलग मिट्टी भी पाई जाती है, तो एग्रीकल्चर में हम एग्रो क्लाइमेटिक डिविजन्स को डिवाइड करते हैं, उसी बेसिस पे मिट्टी के आधार पर ही जो फसलें उग रही हैं उसको इस मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ये ब्लू लाइन को देखिएगा, ये जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, जहां जहां नदी जाएगी वहां वहां ये मिलेगी। तो ये जनरली आपको इस रीजन में भी मिलती है। आपको राजमहल हिल्स के इधर संथल परगना का जो ये रीजन है, पाकुड़ वाले रीजन में बताया था मैंने, नीचे बनाया नहीं था लेकिन आपको बतलाया था कि नीचे स्वर्ण रेखा जो नदी है उसके आसपास भी ये जलोढ़ निक्षेप बनती है। तो जहां भी ये ब्लू आपको दिख रहा है जलोढ़ निक्षेप, वहां पे राइस उगाया जा सकता है। हर जगह नहीं, लेकिन मोस्टली जहां पर गंगा की ट्रिब्यूटरीज अच्छा खासा पानी ला रही है। तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं नॉर्थ, अगर मैं इस रीजन की बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, जो हमारा राजमहल वाला ये वाला जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, होलिस्टिक में बात कर रहा हूँ, याद करने का क्या तरीका है, कैसे आप याद करिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू पे इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, मैं अलग मैप पे आपको दिखाता हूँ। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने कुछ डिविजन्स पढ़ाए थे लास्ट के लास्ट लेक्चर्स में, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक जो फ्लैश हो रहा है जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली उस डिविजन्स को ही एग्रो क्लाइमेटिक डिविजन्स पे हम देखेंगे, तो उन डिविजन्स के बेसिस पे 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स होंगे झारखंड में, एक सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। इस चीज को समझिएगा तभी एग्रीकल्चर आपको समझ में आएगा, एक मैप से ही आप क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ये सेंट्रल जो पार्ट है, खासकर रांची हजारीबाग का जो पठार है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये रांची हजारीबाग का जो पठार आपको दिखता है, ये वाला जो रीजन, मैं जैसे जैसे यहाँ पे रेड पेन चला रहा हूँ आप देखते जाइएगा, ये रांची, ये आपका पूरा का पूरा हजारीबाग। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, यानी जो उत्तर और पूर्वी प्लेटू है, नॉर्थ ईस्टर्न, ये वाला पूरा रीजन। तो यहाँ से अगर मैं रेड बनाऊं तो ये पूरा जो रीजन है, ये आपको मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो नीचे वाला छोड़ दीजिए और जो ब्लैक से कवर किया हुआ उसको छोड़ दीजिए। तो ये पूरे रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि लाल मिट्टी ज्यादातर पाई जाती थी। याद करिए सॉइल के केस में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं लास्ट वीडियो में ही यहाँ पे आपको दिखला दूं चीजें, कि मिट्टी का मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि कहाँ पे लाल मिट्टी, ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन है, रिवाइज करिएगा लास्ट वीडियो में जाके, मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे लाल मिट्टी पाई जाती है। कहीं कहीं पे लैटरलाइट, जैसे रांची का कुछ एरिया में लैटरलाइट, संथल परगना के कुछ एरिया में लैटरलाइट पाया जाता है। तो इसी रीजंस की मैं बात कर रहा हूँ, रेड सॉइल और ये जो लाल वाली लैटरलाइट सॉइल है। अब इसी मैप पे मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता हूँ, तो इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे आ जाइए, तो इन रीजन में जनरली आपको रेड सॉइल ही दिखता है, क्योंकि झारखंड का 90% जो आपको दिखता है, छोटा नागपुर प्लेटू का 90% रीजन लाल मृदा से ही बना है। तो रेड सॉइल और लैटरलाइट सॉइल से ये बना हुआ है मोस्टली ये रीजन। तो इस रीजन में जो फर्स्ट डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा क्रॉप उगाया जाएगा, आप खुद सोचिए। यहाँ पर एक तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी आ रही है, कहीं कहीं जलोढ़ निक्षेप बना रही है, जिससे एलुवियल सॉइल भी, एलुवियल मृदा भी, जलोढ़ मृदा देखने को मिल रहा है, कहीं पे लाल मृदा भी है। तो जनरली इन रीजन्स में आपको मैं क्रॉप ही लिख देता हूँ, राइस भी उगाया जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको मेज पढ़ाया था, याद करिए, मक्का, मक्का भी इस रीजन में उगाया जाएगा। इस रीजन में आपको मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स ये ड्राई रीजन भी है, कहीं कहीं पे आपको इन रीजन्स में ड्राई रीजन्स भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पे मिलेट्स भी उगाया जाएगा। मिलेट्स में रागी अच्छा खासा उगाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी होता है, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी होती है, वो पानी को रोक नहीं पाती है। मैंने आपको पढ़ाया था लैटेराइट मिट्टी जनरली, लाल मिट्टी में भी आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो पानी को रोक नहीं पाएगी, जिसके कारण इन फसलों को जनरली उगाया जाएगा। राइस तो बहुत कम उगाया जाता है, पर मेज, मिलेट्स, ये सब जो क्रॉप है, ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा।
सेकेंड डिवीजन की मैं बात करूं तो वेस्टर्न प्लेटू, ये जो पश्चिमी पठार है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, ये जो रीजन है यहाँ पे पूरा पूरा ब्लैक से जो मैंने डिनोट किया है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की मिट्टी जो है वो एसिडिक थी, अम्लीय थी, याद करिएगा। लेटरलाइट मिट्टी थी, रेड सॉइल थी, तो ये सब एसिडिक मिट्टी है। रेड सॉइल भी एसिडिक है, लेटरलाइट भी पाया जाता है यहाँ पे, वो भी एक तरह की एसिडिक मिट्टी है, जिसकी वजह से आपको पता होगा कि पलामू का रीजन आज जब मैंने क्लास में पढ़ाया तो यहाँ सबसे ज्यादा पल्सेज उगाया जाता है, दलहन उगाया जाता है। तो क्योंकि दलहन वैसे जगह पे भी उगेगा जो कि ड्राई रीजन है, जहां पर मिट्टी उतनी अच्छी सपोर्ट नहीं कर रही है, लेस मॉइस्चर है, साथ ही साथ इन रीजन में ड्राउट भी आता है, सूखा भी आता है, नोट डाउन करिएगा। इसलिए ड्राउट प्रोन रीजन भी है, सूखाग्रस्त रीजन भी है, साथ साथ मिट्टी भी अम्लीय है। इसलिए इन क्षेत्रों में जनरली पलामू का जो डिवीजन है, इन क्षेत्रों में आपको पल्सेज ज्यादा उगाया जाएगा। इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है कि दलहन के अलावा इनको अन्न का कटोरा भी बोला जाता है, वीट, गेहूं भी उगाया जाता है। गेहूं को भी पानी की आवश्यकता उतनी नहीं होती जितनी धान को होती है। तो अब बचा धान, राइस सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाएगा? तो आप डायरेक्ट गेस कर सकते हैं कि साउथ ईस्टर्न प्लेटू पे। क्यों? क्योंकि यह साउथ ईस्टर्न प्लेटू का रीजन यह वाला है। मैं दूसरे पेन से इसको बना रहा हूँ, ग्रीन से आपके लिए। इस चीज को समझिएगा, सरायकेला, खरसेवा, ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम वाला जो मेन क्षेत्र है, कोल्हन का जो क्षेत्र मैंने पढ़ाया था डिविजन्स में। तो इस क्षेत्र में, क्योंकि यह क्षेत्र भारत में भी छोटा नागपुर प्लेटू का सबसे पूर्वी कोना है, साउथ ईस्टर्न कोना है, दक्षिण पूर्वी कोना है, जहां पर मानसून की जब पवनें आती थी तो सबसे पहले हिट करती थी, प्रवेश करती थी। इसलिए उनके पास मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो ज्यादा बारिश होता है, बारिश इन क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। तो राइस को सबसे ज्यादा बारिश चाहिए, 100 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। तो इन एरियाज में राइस की खेती बहुत ज्यादा होगी। इसको धान का भी कटोरा बोला जाता है, कोल्हन वाले क्षेत्र को, नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे अगर आपको डिवीजन का नॉलेज है, मृदा का नॉलेज है, अम्लीय है, तो कैसी क्रॉप उगाया जा रहा है, पानी को रोक नहीं पा रहा है, इसलिए वहां पर हम मिलेट्स उगा रहे हैं। यहाँ पर सूखाग्रस्त इलाका है, पानी की कमी है, बारिश सबसे ज्यादा यहाँ होती है, यहाँ नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर गेहूं और दलहन उगाया जा रहा है। इस क्षेत्र में बारिश सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा बोला जा रहा है। तो अगर आपको ओवरऑल भी गेसेज है तो ऑप्शंस जैसे एग्जाम में पूछेंगे तो आप उसी पर खेल सकते हैं। मैं ये चीज आपको बतलाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। अब आपको मैं उसी चार्ट पर ले जाना चाहता हूं जहां मैंने पहले पहले इस वीडियो के फर्स्ट चीज पर छोड़ा था कि कैसे हम गेस करेंगे कि कौन सा क्रॉप्स कहां पर उगाया जाता है, जब मैंने आपको ऑलमोस्ट हर तरह का क्रॉप्स पढ़ा दिया है। उसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ मिट्टी लिखा हुआ है कि कौन सा मिट्टी आपको देखना है। तो ये मिट्टी है लाल मिट्टी। अभी कुछ रिवीजन करा दूं, जैसे ये रांची में पाया जाता है प्रमुख रूप से, देखिए मेजर है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यहीं पाया जाता है। लाल मिट्टी तो 90% इलाके में पाया जाता है, लेकिन मेजर रूप से रांची, हजारीबाग, सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है। उसके अलावा वहां पे रॉक कौन सा था, याद करिए, रॉक था वहां पे ग्रेनाइट या फिर नीस का। याद आ रहा होगा आपको रॉक का क्लास अगर आपने किया होगा, क्योंकि उसी रॉक से, ग्रेनाइट से ही तो टूट के लाल मृदा बनी है। याद आ रहा है ना आपको? तो वैसे ही इन रीजन्स में जनरली यह मिट्टी, लाल मिट्टी जो पाई जाती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो आयरन में रिच होती है, पोटाशियम में रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंटेंट में कमजोर होती है। जिसकी वजह से अगर आपने रिवाइज किया है चीजों को तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन इस मृदा के पास नहीं के बराबर है, इसलिए इस मृदा में अच्छी खासा खेती नहीं की जाएगी, इसलिए यहाँ पे मिलेट्स उगाया जा रहा है। याद आ रहा है? तो मैं अब लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इस मिट्टी में और इन रीजन्स में जनरली आपको देखने को मिलेगा कि मिलेट्स बहुत अच्छे ढंग से उगाए जाएंगे। उसमें भी आप नोट डाउन और डिटेल में कर सकते हैं, रागी हो गया, ज्वार हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब बहुत प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं इस रीजन्स में। तो क्वेश्चंस अगर आएगा तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। प्रमुख रूप से मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा इस चीज। ब्लैक सॉयल, क्योंकि अगर आपको प्रमुख ही याद है ना तो आप पूरे क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे हल कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा है कि भैया वेस्ट सिंहभूम में बारिश ज्यादा होती है तो वहीं पर धान उगेगा एज कंपेयर टू पलाम। अब यहाँ पे आप देखिएगा काली मृदा। काली मृदा कहाँ मिलती थी? राजमहल का क्षेत्र था। क्यों बनी थी? क्योंकि वो बसाल्ट से बनी थी, बसाल्ट चट्टानों से बनी थी, क्योंकि ज्वालामुखी फटा था, बसाल्ट की चट्टानें लावा की तरफ फैल गई थी, और उसी लावा पे जब ये फैली थी तो जब ये सॉलिडिफाई हुई, ठंडी हुई, तो बसाल्ट की रॉक्स बन गई। जब इनका वेदरिंग हुआ, प्रदन हुआ, तो काली मृदा वहां उस क्षेत्र में, साहिबगंज और पाकुड़ के प्रमुख रूप से उस क्षेत्र में फैल गई, राजमहल के क्षेत्र में। याद आ रहा है या फिर भूल गए? तो राजमहल के क्षेत्रों में आपको यह दिखेगा। वहां पे उस मिट्टी में लाइम सबसे ज्यादा पाया जाता था, आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता था, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता था। वो भी मिट्टी एक तरह से नाइट्रोजन और ह्यूमस में कमजोर थी, लेकिन क्योंकि उसमें देखने को यह मिलता था कि आयरन की मात्रा थी, इसलिए वहां भी आपको उस तरह से उतनी अच्छी मिट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे लाइम है उस मिट्टी के पास, जो इस मिट्टी के पास नहीं है, रेड सॉइल मैंने आपको पढ़ाया था।
मैग्नीशियम है इस मिट्टी के पास। तो इस वजह से यह जो मिट्टी है, काली मृदा है, वो एक स्पेशल टाइप की मिट्टी हो गई एज कंपेयर टू लाल मृदा। तो लाल मृदा में अगर वहां पे सिर्फ मिलेट्स ही उगाए जा रहे हैं, रागी, ज्वार या ग्राउंडनट, तो ब्लैक सॉइल में कुछ स्पेशल टाइप के क्रॉप्स उगाए जाएंगे। इस चीज की आप गांठ बांध लीजिए। तो यहाँ पर हम झारखंड में दिखेगा कि चना, अब मैं लिखूं कहाँ पे, बोर्ड भर गया है तो मैं इस साइड ही आपको लिखते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करें। चना, यहाँ पे आपको दिखेगा कॉटन, लेकिन कॉटन झारखंड में नहीं उगाया जाता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा उगाया जाता है। इस मिट्टी पर ब्लैक सॉइल पर चना उगाया जाएगा फसल में, आपको कॉटन उगाया जाएगा, और क्या उगाया जाएगा, राइस भी थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि राइस भी यहाँ पे उगाया जाता है, उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप की मिट्टी पर, जिसपे काजू कुर्थी, इसका नाम सुना होगा आपने, कुर्थी भी एक प्रकार का अलग टाइप का क्रॉप है। काजू तो आपको पता ही है। अब ये काजू कुर्थी क्रॉप्स हैं, ये क्यों लैटरलाइट सॉइल में उगाए जाते हैं? क्यों उगाए जाते हैं? क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा आयरन का कंटेक्ट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि लैटरलाइट की मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है, पाट एरिया के क्षेत्र में, लातेहार, लोहरदग्गा, गुमला, याद आ रहा है वो ट्रायंगल वाला रीजन। तो उस क्षेत्र पर ये पाई जाती है क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। उसकी वजह से, बारिश की वजह से ऊपर जो मिट्टी में सिलिका मौजूद होते हैं, सब कुछ रिवीजन करा रहा हूँ साथ में, याद रखिएगा, सिलिका घुल जाता है, बह जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आयरन और एल्युमिनियम का कंपाउंड बचता है। और आयरन और एल्युमिनियम का कंपाउंड बचता है तो वो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। उसकी वजह से उसमें पोटाशियम, लाइम, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। उसके वजह से वहां पे आपको देखने को मिलेगा, लोहरदग्गा और ईस्ट सिंहभूम का जनरली क्षेत्र है, वहां पे बॉक्साइट बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट के रॉक्स वहां पे, आप याद भी करिए, वहां पे आपको बॉक्साइट के रॉक्स जनरली देखने को मिलते हैं। तो उस क्षेत्र में उसके पास कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बॉक्साइट के रॉक हैं तो लैटरलाइट सॉइल बन जाएगा, लैटरलाइट रॉक बन जाएगी, ईंटें बन जाएंगी, तो काजू जैसे ही चीज आप उगा पाएगा, कुर्थी, या फिर आपको देखने को मिलेगा मिलेट्स, ये सब ही चीज आप वहां पे उगा सकते हैं। यहाँ भी आपको राइस नहीं उगाया जाएगा, जैसे रेड सॉइल में राइस नहीं के बराबर उगाया जाता है, वैसे ही सिमिलरली लैटरलाइट सॉइल में एग्रीकल्चर के क्रॉप्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट टाइप की मिट्टी पे हम आते हैं, सैंडी सॉइल। याद करिएगा कौन सा रीजन है, वही धनबाद, बोकारो और हजारीबाग का कुछ पार्ट। धनबाद, बोकारो यानी डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए गोंडवाना का क्षेत्र, जो धसा था झारखंड में। धसने की वजह से वहां पे अलग अलग चीजें हुई। बाद में हमें देखने को मिला गोंडवाना का क्षेत्र था, वहां पे सैंड स्टोन पाया जाता था, बलुआ पत्थर। और बलुआ पत्थर जहां पे पाया जाएगा, पत्थर अगर आपको याद है तो सॉइल कैसे आप भूल सकते हैं, पत्थर याद है तो सैंड स्टोन से सैंडी सॉइल कनेक्ट कर पा रहे हैं, सैंडी से सैंड स्टोन। तो इस तरह से अगर बलुआ पत्थर वहां पे मिला है, जहां पे सिलिका की मात्रा उसमें ज्यादा है, उसमें तो सब चीज की कमी है। धनबाद बोकारो का जो क्षेत्र है, उसमें ना तो नाइट्रोजन है, ना फास्फोरस है, ना पोटासियम है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम किसी मिट्टी में अगर नहीं है, तो यानी वो मिट्टी सबसे ज्यादा खराब है एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए जब भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, तो आपने एनपीके का नाम सुना होगा, फर्टिलाइजर्स के बड़े बड़े लेबल से वो लिखा रहता है। तो ये एनपीके जो फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं, ह्यूमस कंटेंट इस मिट्टी में नहीं है, सैंडी सॉइल है, तो इसलिए यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होगा, फिर से मिलेट्स ही देखने को मिलेगा, बाजरा हो गया, या वेजिटेबल्स उगाए जाएंगे, या फिर गोंदली एक प्रकार का फसल होता है, वो भी मिलेट ही का टाइप है, जैसे बाजरा एक मिलेट है। तो यह तीन प्रमुख रूप से आपको इस क्षेत्र में उगाया जाएगा। अब सबसे इजी क्षेत्र पे आते हैं, जो आपको भी पता है, जलोढ़ निक्षेप, जो नदियों के अवसादों के आने से बनता है, एल्यूवियल सॉइल। याद करिए, वही फिर से संथल परगना का हमारा इलाका, साहिबगंज का इलाका, और साहेबगंज में आपको देखने को मिलेगा नदियां सेडिमेंट्स लाती हैं, अवसाद लाती हैं, जिसकी वजह से वहां पोटाशियम और लाइम बहुत अच्छा मात्रा में पाया जाता है उस मिट्टी में। और जिस मिट्टी में पोटाशियम और लाइम अच्छा मात्रा में पाया जाएगा, भले ही उसके पास नाइट्रोजन कम है, नहीं है, नहीं के बराबर नहीं है, कम है, तो उस वजह से वहां पर फिर भी पोटाशियम और लाइम अच्छा खासा होने की वजह से वहां का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप होगा। इसीलिए साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, यह जो क्षेत्र है, वहां पर कृषि बहुत अच्छी होती है झारखंड में, प्रमुख रूप से जब रीजन्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पर नोट डाउन कर लीजिए कि राइस, वीट, सुगर केन, जो भी राइस वीट तो प्रमुख फसलें हैं, स्टेपल फूड है, राइस भी, वीट भी, सुगर केन भी यहाँ पे उगाया जाएगा। और इसी चीज को समझिएगा कि सिर्फ राइस, वीट और सुगर केन ही नहीं, यहाँ पे अनेक प्रकार के फसलें उगाए जाएंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, जूट भी उगाया जाएगा, भले ही झारखंड में जूट को अलग नाम से जाना जाता है, मेस्टा के नाम से जाना जाता है, रेशेदार फसल, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। अब बच गया एक मिट्टी, जो मिकासियस मिट्टी है। कहां पर है ये? अब अभरक मूलक मिट्टी, याद करिए, कोडरमा, गिरिडीह, मांडू का वह क्षेत्र, नॉर्थ झारखंड, कोडरमा, गिरिडीह, बिहार से लगने वाला वो सीमांत, वहां पर आपको याद होगा कि माइका की चट्टानें मिलती हैं, सिस्ट की चट्टानें मिलती हैं, और वहां पे वो मिट्टी भी पोटाशियम में थोड़ी अच्छी है, नाइट्रोजन में लेकिन वो
खराब है, पोटासियम के अलावा भी इस मिट्टी में ज़्यादा कुछ पाया नहीं जाता है। माइका अकेले उस मिट्टी को कुछ कर नहीं पाता था, सिर्फ साइन प्रदान करता था, चमकती थी वो मिट्टी। तो इस वजह से माइका सीएस सॉइल अभ्रक मूलक मृदा में आपको दो प्रकार की फसलें देखने को मिलेंगी, एक कोदो और एक मक्का, मेज, क्योंकि मक्का एक फूड भी है, फॉडर भी है। अब इस चार्ट पे जब मैंने आपको सब प्रकार की मिट्टियां समझा दी, एक ही इस तरह की वीडियो आपको जनरली किसी चैनल पे नहीं मिलेगा ज्योग्राफी का, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट से चीजों को एक लाइन में पढ़ाया गया, जहां पे आपको सॉइल भी पढ़ाया गया, किस रीजंस में क्यों हुआ, क्लाइमेट का रीजन था, रॉक्स चट्टानों की वजह से मृदा बनी, उसकी वजह से जहां पे बलुआ पत्थर देखने को मिल रहा है धनबाद बोकारो में, सैंड स्टोन, उसी की वजह से वहां सैंडी सॉइल मिल रहा है। अब सैंडी सॉइल है तो वहां राइस, जूट, वीट, सुगर केन तो नहीं होगा भैया, वहां बाजरा, गोंदली, यही सब उगेगा। तो इस चीज को वेजिटेबल्स उगेगा। तो इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके वो टैकल हो जाएंगे, ये मेरा आपसे गारंटी है। एक चीज बच गया यहाँ पे, आपको नोट डाउन आप इस चीज को कर सकते हैं कि रांची वाला जो क्षेत्र है, एक चीज बच गया यहाँ पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं, रांची के आसपास वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, जिसमें आलू हो गया, गोभी हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब उगाया जाता है। तो वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा रांची के आसपास वाले इलाके में उगाए जाते हैं। और भी आपको देखने को मिला, मैंने बताया था धनबाद बोकारो वाला जो रीजन है वहां भी उगाए जाते हैं। उसके अलावा सिमडेगा का नाम आपने सुना होगा, वहां पे सबसे ज्यादा पपीता उगाया जाता है। ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अब खारिफ क्रॉप में सबसे ज्यादा झारखंड में इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन उगाया जाता है, तो राइस। उसके बाद सबसे ज्यादा जो खारिफ क्रॉप झारखंड में उगाया जाता है, सेकेंड नंबर पे मेज, उसके बाद रागी। तो ऐसे चीजें हैं। राबी क्रॉप्स पे हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका वीट उगाया जाता है, फिर आपका उगाया जाता है पल्सेज, और फिर आपका उगाया जाता है वाइल्ड सीड्स। तो ये ट्रेंड आपको याद रहे, अगर एग्जाम में पूछ दे कि राबी क्रॉप में सबसे ज्यादा पल्सेज उगाया जाता है तो गलत हो जाएगा। अगर खरीफ क्रॉप में सबसे ज्यादा झारखंड में मेज उगाया जाता है, झारखंड के संदर्भ में बात करें तो वो गलत हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा झारखंड में खरीफ रबी दोनों में सबसे ज्यादा राइस उगाया जाता है। इसके एग्जैक्ट डेटा आपसे नहीं पूछे जाएंगे और ऑलरेडी आपके इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में ये कवर कर दिया गया है, इसका टेंशन आप नहीं लीजिएगा। वेजिटेबल की बात करें तो पोटैटो हो गया आपका, मटर हो गया और कॉलीफ्लावर यानी गोभी हो गया। तो झारखंड में सबसे ज्यादा आपको पोटैटो उगाया गया है, उसके बाद मटर और उसके बाद गोभी। तो इस तरह से वेजिटेबल का भी डेटा आपके पास है। आपके पास फ्रूट्स का भी है, पपीता सबसे ज्यादा कहाँ उगाया गया है, सिमडेगा में। खरीफ का भी है, राबी का भी है। होलिस्टिक बात करें सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन हुआ है, तो राइस का हुआ है झारखंड। वहीं पर स्पाइसेस में बात करें तो सबसे ज्यादा जिंजर का प्रोडक्शन और उसके बाद टर्मरिक, हल्दी। तो ये दो चीज आप स्पाइसेस में याद कर सकते हैं। अब कुछ और भी फैक्ट्स हैं जहां पर हम आपसे बात करेंगे क्या फैक्ट्स हैं झारखंड में, जो हमारा लास्ट ये सेक्शन है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र झारखंड में यानी नेट सोन एरिया जिसको हम बोलते हैं, वह है आपका 12.85% पूरा झारखंड का। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत कम है, इंडिया में 46% नेट सोन एरिया है। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा 34.68% कम से कम परती भूमि है। अब इस परती भूमि पर परसेंट है ये झारखंड की। अब ये परती भूमि भी दो प्रकार की होती है, जिसमें एक साल से आपने कृषि नहीं किया है, एक उस प्रकार की होगी, दूसरी प्रकार की होगी जिसमें आपने पिछले 1 से 5 साल तक उस भूमि को खाली छोड़ दिया है। तो अगर 1 साल के लिए छोड़ा है तो वो अलग होगी, 1 से 5 साल के लिए आपने छोड़ दिया, उस पर कृषि ही नहीं किया तो अलग परती भूमि होगी, जिसको हम इस कैटेगरी को अदर फैलो लैंड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं करेंट फैलो लैंड। ये सब का डेटा ऑलरेडी कितना प्रतिशत है मैं आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इकोनॉमिक सर्वे में आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर कराई। उसके अलावा क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि IARI जो है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हजारीबाग में खोलने की घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स थे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, और जो फैक्ट्स छूट भी गए हैं उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कवर कर दूंगा। बाकी जो झारखंड का पोर्शन है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट लेके आऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बतला सकते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोस आपको पीटी से पहले और क्या चाहिए। फिलहाल एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से जितना ज्योग्राफी का सेक्शन था वो मैंने कवर कर दिया है। जो इकोनॉमी का सेक्शन है वो इकोनॉमिक सर्वे, और इकोनॉमी में आपको एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट इकोनॉमी में भी है, वहां पे आपके कवर हो जाएंगे। तो होपफुली आपको बहुत सारा चीज समझ में आ गया इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चैनल सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और सीरियस लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपके जुड़े रहने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। तो आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। धन्यवाद।